सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापक संस्कृत विभाग महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं कारकं द्वितीय विभक्ति इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य कारक अध्ययनस्य षष्ठदिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैंने द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कथन को पढ़ाने जा रहा हूं। व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने एक सूत्र की रचना की है जो अभिनिविष्च अर्थात इस सूत्र का वृत्ति है जो अभि नि उपसर्ग ये दोनों उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व आए तो आधार की कर्म संज्ञा होगी, और जब आधार की कर्म संज्ञा होगी तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगा। हम एक उदाहरण में कह सकते हैं क्या, सज्जन सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। सज्जन सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। क्योंकि हम यहाँ कारक की दृष्टि से इसको देखें तो सज्जन सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं, तो चूंकि सन्मार्ग में जो कर्म हैं, चूंकि कर्ता संत हैं, सन्मार्ग कर्म है और प्रवेश जो करना है वो क्रिया है। तो जो चूंकि सन्मार्ग है कर्म कारक, वो कारक की दृष्टिकोण से कर्म की जो संज्ञा होगी वो अधिकरण कारक होगा। क्योंकि मैंने इससे पहले पढ़ाया भी हूं जो अधिकरण में पर, तो चूंकि सन्मार्ग में प्रवेश करता है तो यहां कारकों की दृष्टि से तो अधिकरण कारक होना चाहिए जी। अधिकरण कारक भी होगा इस तरह के वाक्य में, और वो उस समय होगा जबकि विष धातु के साथ अभिनि उपसर्ग पूर्व में नहीं लगा रहेगा। वो आधार की अधिकरण कारक में प्रयुक्त हम उस समय करेंगे जब विष धातु के पूर्व में अभिनि उपसर्ग नहीं जुड़ा रहेगा। उस टाइम हम ऐसे वाक्य को अनुवाद कर सकते हैं जो संतः सन्मार्गे विशति, यानी सज्जन सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। यदि विष धातु से पूर्व अभिनि उपसर्ग पूर्व में, अर्थात पूर्व मतलब होता है पहले, विष धातु से पहले अभिनि उपसर्ग यदि विष धातु के साथ रहेगा तो आधार की कर्म संज्ञा होगी, और जब आधार की कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीय से कर्मणि द्वितीया से आधार की
कर्म संज्ञा होगी, और जब आधार की कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीया से कर्म में द्वितीया विभक्ति लगेगा। तो उस समय का सेंटेंस इस हिसाब से बनेगा, जो सज्जन सन्मार्गम अभिनिविशते, संतः सन्मार्गम अभिनिविशते। यहां जो अभिनिविशते में अभि एवं नि उपसर्ग के साथ विष धातु का प्रयोग हुआ है, अतः सन्मार्ग जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो गई, और जब आधार की कर्म संज्ञा हुई तो कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाए। छात्रों, अब मैं अगला टॉपिक पे जाता हूं। पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र में कहते हैं क्या, उपान्वध्यांगवश तो कहते हैं उपान्वध्यांगवश। पाणिनि की सूत्रों की रचना है, उन्होंने बताए हैं कि उपान्वध्यांगवश सूत्र हैं। जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो उप अनु अधि आंग वश, उप अनु अधि आंग वश, उपान्वध्यांगवश। तो व्याकरण शास्त्र के सूत्रों के अंतर्गत उपान्वध्यांगवश जो सूत्र हैं, इनका कहने का तात्पर्य है क्या, यदि उप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग या आंग उपसर्ग, इनमें से कोई भी उपसर्ग यदि वस धातु से पूर्व में आएगा तो आधार की कर्म संज्ञा होगी, और जब आधार की कर्म संज्ञा होगी तो कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। छात्रों, उपान्वध्यांगवश, आराम से इसको हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। उपान्वध्यांगवश उप प्लस अनु प्लस अधि प्लस आंग प्लस वश, उपान्वध्यांगवश। यदि उप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग या आंग उपसर्ग, इनमें से कोई भी उपसर्ग एक यदि वस धातु के साथ प्रयोग होता है, वस धातु के साथ प्रयुक्त होता है, तो आधार की कर्म संज्ञा होगी, और जब आधार की कर्म संज्ञा होगी तो कर्म में द्वितीया विभक्ति लगेगा। जैसे राजा नगर में बसता है, चाहे रहता है, तो राजा नगर में जो बसता है अर्थात रहता है, तो नगर में जो है कर्म कारक, कारकों की दृष्टि से यहां अधिकरण कारक होगा नगर में, लेकिन होगा अधिकरण कारक भी होगा। अधिकरण कारक उस समय होगा जबकि हमारे वस धातु के साथ न तो उपसर्ग रहेगा, न अनु उपसर्ग रहेगा, नहीं अधि उपसर्ग रहेगा, नहीं आंग उपसर्ग रहेगा।
तो फिर इस तरह का सेंटेंस बन सकता है, जो राजा नगरे वसति, राजा नगर में रहता है। नहीं, यदि वसति नहीं होकर उपवसति या अनुवसति या आवसति या अधिवसति इस तरह का क्रिया होगा, जहां कहीं भी किसी भी सेंटेंस की बात करता हूं तो वहां आधार की कर्म संज्ञा होगी, चाहे वो आधार किसी भी कारक में क्यों ना हो। 100% वहां आधार की कर्म संज्ञा होगी, और जब आधार की कर्म संज्ञा होगी तो कर्म में द्वितीया विभक्ति लगेगा। अब यहां बस धातु के पूर्व जो उप, अनु, अधि एवं आंग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अतः आधार नगर की कर्म संज्ञा हो गई, और जब नगर की कर्म संज्ञा हुई तो उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम अंतरा अंतरेण युक्ते, ये भी सूत्र पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र में कहे हैं, जो अंतरा अंतरेण, चूंकि अंतरेण मतलब होता है बिना और अंतरा मतलब होता है मध्य में। अंतरेण मतलब होता है बिना और अंतरा मतलब होता है मध्य में। और ये अंतरा एवं अंतरेण, इन अव्ययों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। इन अंतरा अंतरेण अव्यय पदों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे दो गांवों के बीच नदी बहती है तो अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति, अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति। तो आपने यहां पर में देख लिए है ना, जो दो गांवों के बीच नदी बहती है। अब गांवों के बीच हैं तो यहां जो गांव शब्द हैं, जो ग्राम शब्द हैं, ये संबंध कारक का बोध करवाता है। चूंकि हमने संबंध कारक में संबंध कारक का चिन्ह का के की लिखवाए, का के की पढ़ाए, तो यहां गांव के बीच हैं, तो चूंकि गांव शब्द षष्ठी विभक्ति का है तो यहां ग्रामस्य होना चाहिए। लेकिन अंतरा अंतरेण युक्ते ने बताया है, जो ये अंतरा अंतरेण इन अव्ययों पद के योग में द्वितीया विभक्ति ही होगा, अन्यथा किसी दूसरे विभक्ति की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो कर्म कारक संज्ञा हो, चाहे करण कारक हो, चाहे संप्रदान हो, चाहे अपादान हो, चाहे अधिकरण हो, चाहे संबंध हो, वो तो अपना ही कार्य करेगा और वो अपना कार्य पूर्णतः सही करेगा। तो दो गांवों के बीच नदी बहती है तो अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति। तो यहां हम देखें कि ग्रामम में जो है सो द्वितीया विभक्ति है ग्रामम शब्द में। दूसरा है, जो संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता, संस्कृत के सिवाय कुछ नहीं जानता, तो अंतरेण संस्कृतम न किमपि जानामि, और संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि।
दोनों वाक्य सही है। सबसे पहले हमारी सांस्कृतिक जो भारतीय सांस्कृतिक हैं, एक ये तो प्राचीन संस्कृति है। दूसरी बात, ये देवभाषा है। इनकी एक अलग, जितना भी इनका विशेषण किया जाए, विशेष्य किया जाए, उतना ही कम है। अब इस वाक्य को हम किसी तरह भी घुमा करके इसको यदि हम बनाते हैं तो अर्थ एक ही निकलेगा। संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि, और जानामि संस्कृतम अंतरेण न किमपि, किमपि जानामि न संस्कृतम अंतरेण। किसी तरह से हम इसको बनाएंगे तो अर्थ एक ही निकलेगा। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास मैं यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत विशेष तथ्य को पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।